मूल रूप से कॉलरिज कल्पना सिद्धांत की वजह से ही जाने जाते हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र में, और उसी के आसपास उनकी सभी मान्यताएं विकसित हुई हैं, इसी कल्पना सिद्धांत के आसपास। और कल आपसे बात हुई थी, आपको बताया भी था कि अ, अंग्रेजी साहित्य में जिसे हम रोमांटिक इरा कहते हैं या रोमांटिसिज्म कहते हैं, उसके प्रमुख कवियों में वर्ड्सवर्थ और आलोचकों में सैमुअल टेलर कॉलरिज का नाम, हालांकि कॉलरिज ने भी कविताएं लिखी हैं, लेकिन सैमुअल टेलर कॉलरिज का नाम मूल रूप से उनकी जो काव्य संबंधी मान्यताएं हैं और उसमें भी कल्पना सिद्धांत उसकी वजह से है। कॉलरिज ने अपनी बातों को शुरू से करने करने में सबसे पहले जो है वो अच्छे कवि और अच्छी कविता के गुण बताए, जैसे कि वर्ड्सवर्थ ने भी कविता की परिभाषा दी थी, कल आपने लिखा ही था। उसी तरह से कॉलरिज ने भी आ, कविता की कविता के संबंध में कुछ बातें कही, उसको और विस्तार दिया, अच्छे से समझाया। अपने युग के जो रोमांटिक कवि थे, उन कवियों की कविताओं में जो भिन्न प्रवृत्तियां दिख रही थी, जो विषय वस्तु अलग दिख रही थी, उनको डिफेंड करने में, उनको स्थापित करने में, उनकी एक तरह से उनका पक्ष लेने के लिए कॉलरिज ने अपने समय की कविताओं के गुणों को बताया भी, विशेषताओं को बताया भी, और उसके साथ साथ एक अच्छे कवि के, एक अच्छी कविता के गुण भी बताए। और उन गुणों को बताते हुए उन्होंने दो तीन महत्वपूर्ण बातें कही। एक तो ये कि सबसे पहली बात ये कि कवि के अंदर कोई एक विशेष प्रकार की शक्ति होती है, विशेष प्रकार की शक्ति जिसके बारे में हम पहले भी बात करते आ रहे हैं, लेकिन वो जन्मजात होती है, उसे पैदा नहीं किया जा सकता, उसे कोई कवि सीख नहीं सकता है किसी और से। तो ऐसी शक्ति को हमारे यहाँ क्या कहा गया, कोई बताएगा भारतीय काव्य शास्त्र में? मैम क्या बोले मैम? भारतीय काव्य शास्त्र में क्या ऐसी कोई संज्ञा है हमारे पास जिसमें कवि की किसी जन्मजात शक्ति का जिक्र हो, जिसके माध्यम से वो कविता कर पाता है? मैम सहजा। हाँ, प्रतिभा, सहजा सहजा प्रतिभा। प्रतिभा। हाँ, प्रतिभा। तो कॉलरिज ने भी उस प्रतिभा का जिक्र किया जिससे कविता उत्पन्न होती है, और उन्होंने और कोई तरीका नहीं माना कविता उत्पन्न होने का। उन्होंने कहा कि प्रतिभा होने पर कवि अपने गुणों को, जो अतिरिक्त गुण उसको चाहिए कविता लिखने के लिए, उनको अर्जित कर सकता है। लेकिन काव्यत्व, जो कविता करने की जो शक्ति है और जो कवि की प्रतिभा है, ये वास्तव में अभिन्न गुण है, ये एक दूसरे से अलग नहीं है, और कवि को प्रतिभा की निहायत जरूरत होती है, वो उसके प्रतिभा प्रतिभा के बगैर वो कविता कर ही नहीं सकता है। और उसने कहा कि बाकी सब चीजें, जैसे मान लीजिए कविता में अच्छा छंद चाहिए, या विषय अच्छा चाहिए, या मूर्ति विधान उसके अंदर होना चाहिए, या गंभीर विचार उसमें होने चाहिए, ये सब चीजें तो वो सीख सकता है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी एक कोई शक्ति होती है जो उसे कविता करना सिखाती है, या कविता करने के लिए प्रेरित करती है, जो अंदर से आती है उसके, वो कहीं बाहर से उसे अर्जित नहीं करता है। बाकी सब चीजें वो जान लेगा कि छंद में कविता लिखनी चाहिए, नहीं लिखनी चाहिए, भाषा कैसी होनी चाहिए, ये सब सीख लेगा। लेकिन इसके बाद उन्होंने कहा कि एक प्रतिभा ही है जो इस तरह के सभी गुणों को, जो कविता के लिए जरूरी होते हैं, अपने अंदर संयोजित करके प्रोडक्ट, कविता के रूप में जो प्रोडक्ट है, उसमें, उसकी भाषा में और छंद में कोई भेद नहीं रहने देती। तो एक तरह की जो ऑर्गेनिक यूनिटी या आवयविक एकता है, वो सभी तत्वों में, कविता के सभी तत्वों में वो संभव होती है कवि की प्रतिभा के कारण ही। और इसलिए कवि को चाहिए कि वो जो कुछ भी देखता है अपने आसपास,
जो उसकी अपनी अनुभूतियां हैं वो अभिव्यक्त करे उनको, लेकिन वो ऐसे अभिव्यक्त करे कि अ, कल्पना के माध्यम से उसको ऐसे अभिव्यक्त करे कि वो दूसरों के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाए, मतलब कविता की सार्वजनीनता या दूसरों के लिए भी उपयोगी हो जाए वो भावनाएं या जो भी विचार हैं उसके, जो अनुभव हैं उसके। तो इसको उसने कविता की सार्वजनीनता का गुण कहा कि, और उसने कहा कि कविता करती क्या है, कविता का उद्देश्य क्या होता है। तो उसने स्पष्ट कहा कि कविता का उद्देश्य है आनंद प्रदान करना। और ये आनंद वो कैसे प्रदान कर सकता है, जब वो आनंद उपजा कैसे सकता है दूसरों के अंदर, कैसे दूसरे लोग उससे आनंदित हो सकते हैं। वो तभी आनंदित होंगे जब कवि की अपनी अनुभूति में वो अपनी अनुभूति को भी पाएंगे। जब कवि अपने विचार, अपने अनुभव लिख रहा होगा और पढ़ने वालों को ऐसा लगेगा कि ये उनके अनुभव भी हैं। और इसी के लिए उसने कहा कि मूर्ति विधान या एक तरह का बिंब विधान बहुत जरूरी है कविता में, जिससे कि अ, कविता जो है वो उसकी अपनी भावनात्मक और बौद्धिक अभिव्यक्ति के साथ साथ जो पढ़ रहा है उसके लिए भी उपयोगी बन जाए, उसके लिए भी आनंददायी बन जाए। तो आ, इसके लिए उसने अनुभूति के साथ चिंतन की भी जरूरत को रेखांकित किया और कहा कि जो कुछ भी ज्ञान अर्जित करता है मनुष्य, जो कुछ भी उसकी भावनाएं होती हैं, भावावेग होते हैं उसके, और भाषा के माध्यम से जो कुछ वो सीखता है अपने आसपास, वो सब कुछ मिलजुल कर एक आवयविक एकता के साथ, एक जैसे कि कोई सजीव व्यक्ति होता है वैसे हर उसके अंग के साथ अपने आप प्रस्तुत होती है पाठक के सामने। और पाठक जो है उसका आनंद तभी ले पाता है जब ये आवयविक एकता उसके अंदर अंतर्निहित हो। और इसके इस आवयविक एकता के अंतर्लयन के लिए कविता में उसने कवि की प्रतिभा को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया और कहा कि ये बिना प्रतिभा के अ, नहीं हो सकता है कि कोई कवि सभी तरह के तत्वों, जो पद माधुरी है या मान लीजिए भावावेग हैं या विचार हैं कवि के, या जो वो विषय चुन रहा है या जो उसके लिए वो मूर्ति विधान कर रहा है, विधान कर रहा है, ये सब चीजें जो हैं मिलजुल कर एक दूसरे में समन्वित होकर एक दूसरे के साथ आ, एक आवयविक एकता के साथ, एक सजीव आंगिकता के साथ, एक ऑर्गेनिक यूनिटी के साथ तभी प्रकट हो पाती हैं जब कवि प्रतिभावान हो। तो प्रतिभा को वो बहुत ही अधिक महत्व देते हैं। और कविता की परिभाषा जो करते हैं, एक कविता की परिभाषा मैंने आपको कल लिखवाई, उसी तरह की एक थोड़ी सी सिमिलर कविता की परिभाषा कॉलरिज की लिखी है। लिखवाऊं मैं आपको? यस मैम। हाँ लिखिए। यस मैम। इट इज, हाँ उन्होंने कहा कविता क्या है इसके संबंध में कहा, इट इज द एक्साइटमेंट ऑफ इमोशन, इट इज द एक्साइटमेंट ऑफ इमोशन फॉर द पर्पस ऑफ इमीडिएट प्लेजर, आने लगे हैं। it is the excitement of emotion for the purpose of immediate pleasure through the medium of poetry। ये अंग्रेजी में है, इसका अनुवाद लिखिए। मैम थ्रू द मीडियम ऑफ पोएट्री।
अब ये जो उन्होंने परिभाषा दी, इसके अंदर देखिए एक दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो है कि फॉर द पर्पस ऑफ इमीडिएट प्लेजर, यानी तात्कालिक आनंद के लिए, इसका कविता का उद्देश्य इन्होंने बताया कि पर्पस क्या है कविता का, उद्देश्य क्या है कविता का, लक्ष्य क्या है कविता का, तात्कालिक आनंद देना। मतलब पढ़े उसी समय आनंदित हुए, आनंदित हो गए। और किस प्रक्रिया से आनंदित हुए? थ्रू द मीडियम ऑफ पोएट्री, पोएट्री के माध्यम से, काव्य के माध्यम से। और कैसे? एक्साइटमेंट ऑफ इमोशंस से, यानी कि कविता क्या है? कविता के माध्यम से तात्कालिक आनंदोद्रेक के लिए भावों का उद्वेलन होता है। इट इज द एक्साइटमेंट ऑफ इमोशन। कविता क्या है? इट इज द एक्साइटमेंट ऑफ इमोशन फॉर द पर्पस ऑफ, for the purpose of immediate pleasure through the medium of poetry। ये सबसे पहले उन्होंने विशेषता बता दी, और इससे ही आप कविता की विशेषताएं निकाल सकते हैं कि कविता क्या है। कविता आनंदोद्रेक का या भावनाओं के उद्वेलन का एक साधन है। इसके माध्यम से अंतिम लक्ष्य कवि का क्या होता है? क्या होता है लक्ष्य? कवि का लक्ष्य क्या होता है कॉलरिज के अनुसार? अंतिम लक्ष्य क्या है कविता का? आनंद प्रदान करना। हाँ, आनंद का उद्रेक करना, आनंद पैदा करना, तात्कालिक आनंद पैदा करना। और ये परिभाषा देने के बाद उन्होंने कविता को बाकी सभी तरह के साहित्य से अलग कर दिया। कैसे? उन्होंने कहा कि विज्ञान में, दर्शन में, इतिहास में ये सब गुण नहीं होता है, ये सब नहीं होता है। वहां पर उसका लक्ष्य आनंद देना नहीं होता है, ना विज्ञान का, ना दर्शन का, ना इतिहास का। बोध के विषय हैं ये सभी। और आगे चलकर आप देखेंगे कि उन्होंने भाषा के संबंध में भी ये बात कही। वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि काव्य और गद्य की भाषा में कोई अंतर नहीं होता, वो पहले इनसे कह चुके थे। लेकिन कॉलरिज ने कहा कि देखिए, काव्य और गद्य की भाषा में बेसिक अंतर इसीलिए होता है, आधारभूत अंतर है। और वो अंतर इसलिए है कि गद्य जो है वो बोध के विषयों में इस्तेमाल होता है, और कविता जो है वो आनंद की वस्तु है। इसीलिए कविता आनंदित करती है, विज्ञान, दर्शन, इतिहास ये कृतियां आनंदित नहीं करती हैं, और उसमें इस्तेमाल होने वाली भाषा भी भिन्न होती है। आगे चलकर उन्होंने भाषा के संबंध में कहा। और इस ये कहकर उन्होंने विज्ञान, दर्शन, इतिहास, उपन्यास, कहानी आदि जो है इसकी भाषा में भी अंतर किया। लेकिन ये आनंद वाला उद्देश्य जो है उपन्यास, कहानी के संदर्भ में उन्होंने एक जैसा बताया, यानी कि साहित्य मात्र के लिए उन्होंने कहा कि उसका लक्ष्य जो है, कवि का लक्ष्य या लेखक का लक्ष्य आनंद प्रदान करना है। लेकिन बाकी तरह के जो साहित्य होते हैं, यानी कि ज्ञान, दर्शन, इतिहास, उनका लक्ष्य पैदा करना है। इसीलिए वहां पर अलग तरह का उसका ताना बाना होता है, अलग तरह की भाषा वहां इस्तेमाल की जाती है। दूसरी बात कविता के संदर्भ में उन्होंने कही कि ये आनंद जो है
पूरी रचना के भीतर से उत्पन्न होता है। ऐसा नहीं है कि कविता की भाषा अच्छी है तो उसी से आनंदित हो जाएगा पाठक या दर्शक, या छंद अच्छा है तो मात्र उसी से आनंदित हो जाएगा, विषय गलत है तो उससे, या विषय उत्कृष्ट नहीं है तो उस पर वो ध्यान नहीं देगा। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं होता है, विषय, भाषा, छंद, ये सभी चीजें मिलकर आनंदित करती हैं पाठक को। इसलिए एक अच्छी कविता में इन सब के बीच से आनंद की उत्पत्ति होती है। और इसके लिए वो कविता को एक समन्वयकारी शक्ति, या कविता के अंदर इस्तेमाल होने वाली जो कविता की उत्पादक शक्ति है, उसका प्रमुख गुण भी वो समन्वय मानते हैं। काव्य के प्रत्येक हिस्से से, प्रत्येक अंग से संपूर्ण कृति जो है वो आनंद को प्रकट करती है, और वो सम्मिलित संपूर्ण कृति के अंदर से निकला हुआ आनंद होता है, अलग अलग किसी तत्व से निकला हुआ आनंद नहीं होता। और ये कौन कौन से तत्व हैं जिसके बीच से ये आनंद उत्पन्न होता है, उसके बारे में उन्होंने सरसरी जिक्र करते हुए वो आगे निकले कि उसके अंदर, कविता के अंदर पद्य माधुरी होती है, जो वर्स होते हैं, जो पद्य होते हैं, जो छंद होते हैं कविता के, उसके बीच से एक प्रकार का माधुर्य जो होता है, वो विषय, जो चॉइस ऑफ सब्जेक्ट होता है कवि का वो, और जो भावनाओं के लिए जो मूर्ति विधान करता है कवि वो, और फिर विचार। इसको अंग्रेजी में उन्होंने कहा कि परफेक्ट स्वीटनेस ऑफ वर्सिफिकेशन, चॉइस ऑफ सब्जेक्ट यानी कि विषय का चुनाव। तीसरा उन्होंने कहा कि सशक्त भावनात्मक मूर्ति विधान, यानी कि विचारों और भावनाओं के प्रस्तुतिकरण के लिए इमेजेस यानी बिंबों की रचना। प्रोफ्यूजन ऑफ थॉट एंड इमेजेस, उन्होंने कहा समन्वय, विचारों और इमेजेस, छवियों का समन्वय या बिंबों का समन्वय। और अंत में उन्होंने कहा कि डेप्थ एंड एनर्जी ऑफ थॉट, यानी विचार की गहराई और उसकी उसकी ऊर्जा, ये सभी एक अच्छे कवि के लिए, एक अच्छी कविता के लिए जरूरी हैं ये तत्व। लेकिन ये तत्व सभी एकता के साथ कवि की प्रतिभा के माध्यम से प्रकट होते हैं कविता में, अलग अलग नहीं। आप उनको अलग अलग इंगित नहीं कर सकते। तो आप ये नहीं कह सकते कि विचार बहुत अच्छे थे कविता के इसीलिए आनंदित हुआ। विचार अच्छे थे लेकिन उसने अच्छी तरह से छंदों में उसको पिरोया भी, विषय भी अच्छा लिया और उसके लिए बिंब निर्माण भी अच्छा किया, और उसके बीच से वो आनंद जो है उद्भूत होता है, एक तरह से प्रकट होता है, और पाठकों को, दर्शकों को प्रभावित करता है। और इसके लिए उन्होंने कहा कि जब वो ऐसा कर रहा हो, भावनाएं और अनुभव तो उसके अपने होते हैं, लेकिन जब वो ऐसा कर रहा हो तो उसे विशेष ये ध्यान रखना है कि वो इन सब के द्वारा जिस कविता की अभिव्यक्ति करता है वो सभी को आनंद प्रदान करने वाली हो। और ये सब चीजें उसने अपने मित्र वर्ड्सवर्थ की कविताओं को पढ़ने के बाद ये सब विशेषताएं कही। वो बहुत प्रभावित थे वर्ड्सवर्थ की कविताओं को पढ़कर, और उनको बहुत अच्छी लगती थी वो कविताएं, और उसकी प्रशंसा करते हुए उन्होंने आ, अपना अनुभव बताया कि कैसे उन्हें आनंद प्राप्त हुआ। और इसके लिए उन्होंने एक बार कहा भी कि जब मैंने वर्ड्सवर्थ को पढ़ा
तो मुझे कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि विचार जो है जबरदस्ती ठूसे गए हैं उसके अंदर, भाषा अ, को ऊपर से थोपा गया है, या कोई इमेजरी, गैर जरूरी इमेजरी की भरमार है वहां पर, बिंबों की भरमार है वहां पर, या कोई भावनाएं जो हैं वो बगैर समन्वित हुए विचारों के साथ वहां प्रकट हुई हैं। तो ये जो जो उन्होंने व्यावहारिक आलोचना की वर्ड्सवर्थ की, उसके माध्यम से उन्होंने ये सभी गुणों को, कविता के गुणों को बता दिया, यानी कि जो विचार हैं वो, और भावनाएं, इमेजरी यानी कि बिंब निर्माण, और छंद, ये सभी महत्वपूर्ण तत्व हैं एक कविता के। कविता कोई भी एक कविता अच्छी या सुंदर या आनंददायी तब बनती है जब उसमें विचार जबरदस्ती ठूसे ना गए हों, उसमें इमेजरी या बिंब विधान जो है गैर जरूरी ना हो, भरा हुआ ना हो, उसमें भीड़ भाड़ ना दिखाई दे, और अ, जो भावनाएं हैं वो समन्वित होकर ना आए विचारों के साथ। तो उन्होंने जो अंग्रेजी में लिखा वर्ड्सवर्थ की कविता की प्रशंसा करते हुए, वो ये वाक्य था, देयर वॉज नो मार्क ऑफ स्ट्रेन्ड थॉट और फोर्स्ड डिक्शन। डिक्शन कहते हैं भाषा को। सो नो क्राउड और टर्बुलेंस ऑफ इमेजरी, भीड़ भाड़ नहीं थी बिंब विधान की वहां। इट वॉज द यूनियन ऑफ डीप फीलिंग्स विद प्रोफाउंड थॉट, विचारों के साथ भावनाओं का एक गहन समन्वय था, गहन एकता थी वहां पर। किसकी कविता में? वर्ड्सवर्थ की कविता में। तो वर्ड्सवर्थ की कविता को आधार बनाकर इन्होंने अच्छी कविता के गुण बताए। एक अच्छी कविता कैसी कविता होती है? जिसमें बेमतलब की वाक वाक विलास बेमतलब का ना हो, जिसमें छंद ऊपर से थोपा गया ना हो, और जिसमें बिंब विधान, भीड़ भाड़, ज्यादा बिंब ना हो, और जिसमें भावनाओं और विचारों का समन्वय हो। तो ये एक विशेषता इन्होंने बताई कविता की, और कहा कि ये सब चीजें समन्वित रूप से एक ऑर्गेनिक यूनिटी में, एक सावयविक एकता के साथ कैसे उत्पन्न होती हैं कविता में, और उसके लिए उन्होंने कवि की जिस शक्ति को उत्तरदायी माना वो थी प्रतिभा। कवि का अपना टैलेंट या कवि की अपनी प्रतिभा। अब यहाँ पर एक जिक्र कर देना जरूरी है कि वर्ड्सवर्थ ने इनसे पहले जो काव्य विषय के संदर्भ में और काव्य भाषा के संदर्भ में अपने विचार दिए थे उनसे थोड़े भिन्न। हालांकि ये वर्ड्सवर्थ से बहुत प्रभावित थे, लेकिन काव्य विषय के संबंध में और काव्य भाषा के संबंध में इनके विचार वर्ड्सवर्थ से थोड़े भिन्न हैं। वर्ड्सवर्थ ने प्रकृति को, मूल रूप से प्रकृति को कविता का विषय बनाने के लिए कहा, मानव प्रकृति, और जो प्रकृति सामान्य रूप से नदी, पहाड़, पेड़ के रूप में मनुष्य के आसपास होती है। ऐसी कोई चर्चा कॉलरिज अलग से नहीं करते हैं, लेकिन काव्य भाषा के संबंध में वर्ड्सवर्थ ने जो कहा कि काव्य भाषा जो है वो कविता और गद्य की भाषा एक जैसी होती है, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। और कवि जो है, कवि को जो सामान्य लोग हैं, अ, उनकी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। ये वास्तव में उनका एक विद्रोह था अभिजात्यता के खिलाफ, और उन्होंने जन भाषा के इस्तेमाल पर इसीलिए जोर दिया था और कहा था कि कविता और गद्य की भाषा में कोई खास अंतर नहीं होता है, और जो दैनिक जीवन की भाषा है, दैनिक जीवन के शब्द हैं, उन्हीं को कवि को इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उसका पाठक वर्ग वही होता है। और गद्य पद्य में कोई भेद करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए विशेष कोई अंतर बताने की जरूरत नहीं है। काव्य भाषा सामान्य रूप से सामान्य लोगों की, विषय सामान्य लोगों की भाषा में अभिव्यक्त होने चाहिए।
लेकिन कॉलरिज ने इनसे भिन्न काव्य भाषा के संबंध में अपनी मान्यता दी और कहा कि गद्य और पद्य की भाषा अलग होती है। ये विचार जो है कॉलरिज का वर्ड्सवर्थ से अलग था। उन्होंने कहा कि गद्य क्योंकि बोध का विषय होता है, बोध के विषय जितने भी हैं वो गद्य में लिखे जाते हैं। इसीलिए गद्य का उद्देश्य आनंद प्रदान करना नहीं है, जबकि कविता का मूल उद्देश्य ही आनंद प्रदान करना है। जो सौंदर्य कविता में होता है, जिससे आनंदित होता है पाठक दर्शक, वो किसी और रचना में नहीं होता है, किसी और तरह के साहित्य में नहीं होता है। और इन्होंने इसीलिए कविता और गद्य की भाषा को अलग अलग माना, अलग अलग कहा। और अ, कविता के गुणों को व्याख्यायित करते हुए या कविता के गुणों को अ, इंगित करते हुए इन्होंने तीन चार महत्वपूर्ण बातों पर जोर दिया। वो बातें थी कि पद रचना, जो पद योजना है कविता की, उसमें माधुर्य होना चाहिए। और वो माधुर्य कैसा हो? संगीत जैसा माधुर्य हो, इन्होंने कहा, संगीत जैसा माधुर्य। म्यूजिकल डिलाइट, इसके लिए उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया। संगीत में जैसा आनंद होता है, संगीत को सुनने पर जैसी अनुभूति होती है, संगीत को सुनने में जैसे आह्लादित होता है, मन झूमने लगता है, वैसे ही कविता को पढ़ने पर, कविता के सुनने पर पाठक को या श्रोता को आनंद होना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि विचारों का गंभीर गंभीरता, विचारों की गंभीरता, भाव भी, प्रबल भावों की अंतर्धारा, जो भी भाव हो। हालांकि इन्होंने ऐसा कोई डिवीजन नहीं किया भावों का, जैसे लॉन्जाइनस ने प्रबल भावावेग में प्रबल और मंद्र भाव बताए थे, वैसे इन्होंने कविता के लिए जरूरी नहीं कहे कि प्रबल भावावेग क्या होते हैं, लेकिन इन्होंने जो जो भी भावना है उसकी तीव्रता को ही इन्होंने प्रबल भाव कहा। और वो एक फ्लो की तरह आनी चाहिए। जैसे कि वर्ड्सवर्थ ने भी अपनी कविता में कहा था कि पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। पावरफुल फीलिंग्स की बात वर्ड्सवर्थ भी करता है। और कॉलरिज ने भी प्रबल भावों की बात की है, भावनाओं की बात की है, और उसके एक फ्लो की बात की है, जिससे कविता का जो वास्तविक उद्देश्य है, आनंद प्रदान करना, वो प्रकट हो सके। और उसके लिए उन्होंने बिंबों को भी महत्वपूर्ण माना और कहा कि भावनाएं जो हैं वो ऐसी होनी चाहिए, प्रबल हो, और उनका फ्लो ऐसा हो कि भाषा और बिंबों पर पूर्ण अधिकार करके वो अभिव्यक्त हो। यानी भाषा या बिंब जो हैं वो भावों पर थोपे हुए न लगे, भाव ही महत्वपूर्ण है कविता में। उसके लिए जो भी भाषा या जो भी छंद इस्तेमाल किए जाने हैं वो आए, उनके क्रम में आए, भावनाओं के क्रम में, या अ, जो भी तीव्र भावावेग हैं उनके क्रम में भाषाओं और भाषा के शब्दों और बिंबों का प्रयोग हो। उनके लिए, भावनाओं के लिए भाषा और बिंबों का प्रयोग हो। तो एक तरह से भाव ऐसे हो, भावों का फ्लो ऐसा हो, इमोशंस या फीलिंग्स का फ्लो ऐसा हो, जो भाषा भाषा के शब्दों और बिंबों पर भी अपना पूर्ण अधिकार कर ले। और ये भावनाएं जो हैं वो विचारों के साथ, जो विचार, मूल विचार कवि का है, उसके साथ समन्वित होकर आए। ऐसा ना हो कि विचार अलग अलग चल रहे हों किन्हीं खास पंक्तियों में और भावनाएं अलग अलग चल रही हों। भावों और विचारों में एक तरह की एकता होनी चाहिए। और इस एकता को उन्होंने आंगिक एकता या ऑर्गेनिक यूनिटी नाम दिया। ऑर्गेनिक यूनिटी होनी चाहिए भावों और विचारों
पद योजना के माधुर्य, छंद आदि जो भी इस्तेमाल हो रहा है उसमें एक तरह की ऑर्गेनिक यूनिटी का जिक्र इन्होंने किया। और फिर इन्होंने कहा कि ये कवि के भाव जो हैं वो निर्वैयक्तिक होकर आए, यानी कि जो उसका उसकी स्व की अनुभूति है वो तो है ही, उसको अनुभूति के बगैर तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पूरा स्वच्छंदतावाद ही स्व की अनुभूति की शर्त पर आधारित था। स्वच्छंदतावाद में स्वच्छंद रूप से कवि अपनी बातों को रख पाए, अपनी भावनाओं को, अपने हृदय के उद्गारों को कह पाए, ये छूट थी। इसीलिए वर्ड्सवर्थ ने भी भावों के सहज उच्छलन की बात की, और उसी आधार पर कॉलरिज भी भावों के फ्लो की बात कहता है, सहज भावों के, प्रबल भावों के फ्लो की बात कहता है। लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी कहता है कि ये भावनाएं ऐसी हों जो दूसरों के लिए भी आनंद देने वाली हों। तो अपने व्यक्तिगत अनुभवों और भावनाओं के अतिरिक्त कवि कवि की कविता में ये विशेषता होनी चाहिए कि वो सार्वजनीन भी हो, यानी दूसरों के लिए आनंददायी भी हो। वो भावनाएं, अपनी भावनाएं हमारे लिए तो आनंददायी होती, लेकिन दूसरों को भी आनंद प्रदान कर सके। तो ऐसे सामान्य विषय जो सभी लोगों के लिए महत्व के होते हैं, उनको कविता में अपनाया जाना चाहिए, ताकि कविता जो है सबके अंदर विशुद्ध आनंद को उत्पन्न करने वाली बन सके, क्योंकि उसका पर्पस, उसका उद्देश्य जो है वो आनंद देना ही है अंत में। तो अगर केवल अपने स्वांतः सुखाय या जो अपने अनुभव है उसके लिए कवि कविता करेगा, तो दूसरों को आनंदित वो कविता नहीं कर पाएगी। फिर उन्होंने अलग से एक जगह पर छंद की बात भी कही, कि वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि छंद कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होता है कविता के लिए, क्योंकि उन्होंने कह ही दिया कि कविता और गद्य में कोई विशेष अंतर नहीं होता है भाषा और छंद के स्तर पर। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। कॉलरिज ने कहा कि छंद जो है बहुत महत्वपूर्ण है, और उसका कविता का आनंद वैसा ही होना चाहिए जैसे संगीत का आनंद होता है। तो एक तरह से उन्होंने इस म्यूजिकल डिलाइट वाली विशेषता को बताते हुए भी छंद को कविता का अनिवार्य तत्व कहा। लेकिन ये अनिवार्य तत्व तो है, लेकिन ये कैसे आएगा कविता में? ये कविता के भावों, विचारों, उसकी पद योजना, आ, उसके बिंब निर्माण के बीच में समन्वित होकर, उसके साथ मिश्रित होकर एक ऑर्गेनिक यूनिटी में आएगा, अलग से थोपा हुआ नहीं होना चाहिए, ऊपर से आरोपित नहीं होना चाहिए छंद। और इसके संबंध में एक बात बता देना और जरूरी है कि वर्ड्सवर्थ कहता है कि छंद अगर इस्तेमाल करेगा कभी, तो वो ऊपर से थोपा हुआ होगा और ऊपर से जुड़ा हुआ होगा, और इसीलिए वो सहज भावनाओं के सहज उच्छलन में बाधक हो जाएगा। लेकिन कॉलरिज कहते हैं ऐसा नहीं है, अच्छी कविता ही वही है जो छंदमयी होकर अभिव्यक्त होती है और आनंदित करती है। यानी छंदमयी तो हो कविता, लेकिन अम, वो छंद ऊपर से थोपा हुआ ना हो। उन्होंने कहा कि छंदमयी अभिव्यक्ति, अगर ऐसा लग रहा है कि अनिवार्यतः हम कह देंगे कि छंद अनिवार्य है कविता के लिए, तो हो सकता है कभी वो चिरकालिक आनंद या वो तात्कालिक आनंद ना प्रदान कर पाए पाठक या श्रोता को। लेकिन छंद अगर उसके साथ, भावों के साथ एक एकता स्थापित करते हुए अपने आप ही प्रकट हो जाए,
तो वो सबसे उत्कृष्ट कविता होगी। और इसके लिए उन्होंने एक बात ये भी कही कि कविता अगर टूटे फूटे पद वाक्यों में अभिव्यक्त होती है तो अम, वो इतना आनंदित नहीं कर पाएगी पाठक को, जितना कि छंद युक्त भावावेग अम, आनंदित कर पाते हैं पाठक को। और उन्होंने ये भी कहा कि छंद की एक खासियत है कि छंद भावावेग को उतना ही फैलने देता है, उतना ही बहने देता है जितना जरूरी है, यानी कि वो भावावेगों को नियंत्रित भी करता है छंद। और उससे एक कवि के भावावेगों में एक व्यवस्था, एक सिस्टम भी रहता है, एक ऑर्गेनाइज्ड ढंग से विचार या भावनाएं प्रस्तुत होती हैं पाठक के समक्ष। और छंद से एक तरह की सप्राणता आ जाती है कविता में, आनंद लेना जिससे आसान हो जाता है। जो कवि की अनुभूति है वो व्यवस्थित होकर, भावावेग नियंत्रित होकर, अनुभूतियां सजीव होकर पाठक के लिए ग्राह्य और सुंदर बन जाती हैं। लेकिन ये छंद जो है वो वस्तु के उपयुक्त तो होना चाहिए, जो विषय है उसके अनुसार होना चाहिए। और अगर ये वस्तु के साथ उपयुक्त रूप में, भावनाओं के साथ, एक संहिति में, एक ऑर्गेनिक यूनिटी में छंद आता है तो वो कविता के आस्वाद को और कविता के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देता है। छंद स्वतः निर्मित होना चाहिए। जो भी छंद कविता में आए वो अपने आप ही सहज रूप से कविता के शब्दों के साथ, भावनाओं के साथ, विचारों के साथ समन्वित होकर एक ऑर्गेनिक यूनिटी में प्रकट हो। इससे कविता जो है ज्यादा आस्वाद दे पाती है पाठक को और ज्यादा प्रभावित कर पाती है। वो उसको एक म्यूजिकल डिलाइट देती है, उसको एक संगीत का जैसा आनंद प्रदान करती है। ये समझ पाए आप सभी लोग? जी मैम। यस मैम। अब ये इसी के बीच में से इनकी कल्पना संबंधी विचार भी आए कि ये समन्वय, ऑर्गेनिक यूनिटी या विचारों और भावों का समन्वय, बुद्धि और हृदय का समन्वय, जो ये जरूरी बता रहे हैं कविता के लिए, ये कैसे संभव हो पाता है, ये किस शक्ति के माध्यम से संभव हो पाता है। ठीक है। और उसी के उत्तर में उन्होंने कल्पना का सिद्धांत दिया। पहले एक अच्छे कवि के गुण बताए, उसका उद्देश्य कविता का बताया, कविता के विशेषताएं बताई, कविता में सभी तत्व जो हैं वो ऑर्गेनिक यूनिटी में कैसे आ पाते हैं ये बताया, और फिर अंत में बताया कि ये जो ऑर्गेनिक यूनिटी या समन्वय विचारों, भावों, भाषा, इन सब के बीच में, छंद आदि के बीच में ये कैसे संभव हो पाता है, तो वो एक विशेष शक्ति के कारण, विशेष प्रतिभा के कारण संभव हो पाता है, जिसको उन्होंने कल्पना नाम दिया। और जिस पर चर्चा हमने कल की थी थोड़ी सी, कि कल्पना दो तरह की होती है। उन्होंने कहा एक कल्पना सामान्य कल्पना होती है जो हम बैठे बैठे अपने भविष्य के बारे में, कल के बारे में, कल की योजनाओं के बारे में करते हैं। कभी वो फलीभूत भी होती हैं कल्पनाएं, कभी नहीं भी होती हैं। कभी कभी हम किसी और
ख्याल में बैठे होते हैं तो एक कड़ी से दूसरी कड़ी हमारे विचारों की जुड़ती चली जाती है, और हम दूर तक सोचने लगते हैं किसी ना किसी विषय के बारे में। और वास्तव में इन सभी विचारों का आपस में कोई संबंध नहीं होता, कोई एक तारता नहीं होती। उसको भी उन्होंने कहा कि ये भी एक तरह की कल्पना होती है। और एक जो दिवा स्वप्न में देखते हैं, या स्वप्नों में ही वास्तविक रूप से हम स्वप्न जब देख रहे होते हैं, निद्रा में जब होते हैं, वो भी कल्पना होती है। लेकिन उसके बिंब या उसके जो विचार या उसकी भावनाएं होती हैं वो श्रृंखल होती हैं, वो एक दूसरे से बंधी हुई नहीं होती है, विश्रृंखलित होती हैं एक तरह से। और वो कुछ भी सृजनात्मक नहीं दे पाती हैं। यानी कि आप सुबह उठें, आप भले ही सपने में कितना भी सोच रहे हो कि आप कहाँ कहाँ घुमाए, जब आप सपने से उठते हैं, जगते हैं, तो आपको लगता है कि आप तो अपने घर के बिस्तर पर ही हैं, वास्तविकता उसमें कुछ भी नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि ये सब कल्पनाएं होती हैं, इन सबको कल्पना कहा जाता है। लेकिन जो कवि कल्पना है, जिससे कविता लिखी जाती है, वो इस कल्पना से अलग है। तो कल्पना के लिए एक ही शब्द इस्तेमाल होता था उनसे पहले। कवि कल्पना के लिए भी और जो सामान्य व्यक्ति हैं उनकी कल्पना के लिए भी, देवा स्वप्न में इस्तेमाल होने वाली कल्पना के लिए भी एक ही शब्द इस्तेमाल किया जाता था। उसको उन्होंने कवि कल्पना से भिन्न करके बताया, और उसको दो नाम दे दिए। जो सामान्य कल्पना है, दिवा स्वप्नों की कल्पना है, उसको उन्होंने फैंसी कह दिया, जो श्रृंखलित होती है, विश्रृंखलित होती है, जो आपस में विचारों और भावों का समन्वय नहीं कर पाती है, इसीलिए कुछ भी उत्पादक सृजित नहीं कर पाती है, उसमें कोई उत्पादिका शक्ति नहीं होती है। लेकिन दूसरी तरह की कल्पना, जो इसी तरह की कल्पना से उपजी हुई होती है, वो मनुष्य को ताकत देती है सृजन की। और ये कुछ विशेष लोगों में ही होती है, और ये वास्तव में ईश्वरीय कल्पना का ही एक अंश है, उसी उसी का अनुपात में थोड़ा सा अंतर होता है, और वो अलग परिमाण में अभिव्यक्त होती है मनुष्य के मस्तिष्क में। इसको उन्होंने कवि की ताकत बताया, कविता कवि की प्रतिभा बताया, जिससे वो कविता कर पाता है, कविता लिख पाता है। अब ये इतना तक, इतनी दूर तक समझ पाए आप सभी लोग? यस मैम। यस ये मैम। इसी क्रम में उन्होंने, हाँ, कल्पना सिद्धांत दिया। अब इसके आगे कल्पना सिद्धांत को और विस्तार से कल हम करेंगे। ठीक है, कल शायद छुट्टी है क्या कोई? मुहर्रम की है मैम। हाँ, तो फिर सोमवार को मिलते हैं। ठीक है जी। थैंक यू मैम। हाँ।